अम, सबसे पहले मैं ये पूछना चाहती हूँ, कल तो मैंने पूछा था आप लोगों से कि आप इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में कंफर्टेबल हैं कि हिंदी प्रेफर करेंगे? आप अपना इंग्लिश, 1 फॉर इंग्लिश एंड 2 फॉर हिंदी। आनंद, कैन यू टेल मी? 1 फॉर इंग्लिश, 2 फॉर हिंदी, ऐसे करके। दिख नहीं रहा है मुझे। हिंदी इंग्लिश चलेगा, दोनों चलेगा? अच्छा, गुड, चलो। आई एम वरीड अबाउट योर माइक, सो ओके फाइन। आप बंद करो, बंद करो, बंद करो। हाँ, ठीक है। कुछ आपको ठीक करना पड़ेगा इस माइक के लिए, और ये आप स्मार्टफोन से कर रहे हैं। अगर लैपटॉप मिल जाएगा आपको तो अच्छा होगा, फिर पूरी तस्वीर अच्छी तरह से आएगी उसमें। लैपटॉप में पूरी राइटिंग आप ठीक से देख पाएंगे कि नहीं, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट वील ट्राई। ओके, सो फर्स्ट थिंग इज कि सिंस I have not taught you people analysis up till now. You're going to start analysis. आप लोग analysis Sunday को मिस्टर प्रदीप नारायण के साथ शुरू करेंगे। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको रिवाइज करनी पड़ेंगी, जो हमको रीमान इंटीग्रेशन के कोर्स के लिए बहुत जरूरी है। तो मैं वो रिव्यू यूनिट करके लिखूंगी। तो ये तो मैं ऊपर नाम हमारे पेपर का लिख देती हूँ। Review Unit 1. Now in this you have to revise portions of what we do in analysis 1 paper. उसमें हम लोग शुरू में स्ट्रक्चर ऑफ द रियल नंबर सिस्टम करते हैं, उसके सबसेट्स के अपर बाउंडेडनेस, लोअर बाउंडेडनेस के बारे में बात करते हैं, उसके सुप्रमम और इन्फर्मम के बारे में बात करते हैं, और फिर सारी प्रॉपर्टीज है उसके बारे में बात करते हैं। तो मैं ब्रीफली उसके बारे में आप लोगों को बता देती हूँ, क्योंकि इसके बगैर हमारा काम नहीं चलेगा। नंबर 1, स्ट्रक्चर ऑफ आर, ठीक है, बाउंडेडनेस, सुप्रमम एंड इन्फर्मम। कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ आर, और फिर कुछ रिजल्ट्स में लिखूंगी। तो पहले मैं इसके बारे में थोड़ा सा, आप लोगों ने इसको पहले किया है कि नहीं? देवजीत, डू नीड मी टू do this briefly, or you, I mean basically it's going to be done properly with the analysis 1 paper. Mr. Pradeep Narayan is going to do it, but if you want me to just tell you very briefly what these are, तो मैं बहुत briefly ये बता देती हूँ आप लोगों कि ये है क्या boundedness। तो basically हमारा ये होता है ना, जैसे कि अगर कोई सबसेट होता है, if S is a subset of R and U is a real number, we say that U is an upper bound of S if and only if X is less than or equal to U for all X belonging to S. ओके, इसी के साथ साथ आप ये देखेंगे कि कब ये अपर बाउंड नहीं होगा। तो आपने जो नेगेशन कल मेरे साथ सीखा है, तो उसमें ये अपर बाउंड, यू अपर बाउंड नहीं होगा अगर कम से कम if there exists an X in S which is greater than U. Okay, so these are things which students who have studied analysis with me are very comfortable with, but we are starting Riemann integration simultaneously, so this will be done in great depth by Mr. Pradeep Narayan. From Sunday onwards he'll be taking on this paper, but I have to just tell you briefly. तो इसकी पिक्चर कैसी होती है कि S के अगर ये मेंबर्स हैं तो U एक रियल नंबर है जो इन S के सारे मेंबर्स के राइट पे है, तब हम कहते हैं कि U
एस का अपर बाउंड है। और एस का अपर बाउंड कब नहीं होगा? अगर कम से कम एक ऐसा मेंबर इसके राइट पे आ जाएगा, तब वो यू अपर बाउंड नहीं होगा एस का। ठीक है, और अगर यू अपर बाउंड है एस का, तो यू से हर बड़ा नंबर भी एस का अपर बाउंड होगा बाय द सेम रीजनिंग, because all the x's will be less than or equal to u, and strictly less than v means less than or equal to v also. तो ये v भी अपर बाउंड होगा। तो जितने भी अपर बाउंड्स हैं इसके, उनके सेट को मैं सेट ऑफ अपर बाउंड्स ऑफ s कहती हूं। we denote the set of upper bounds, set of all upper bounds of s by the notation us. Okay, similarly we define a lower bound L of S. L वो रियल नंबर है जो S के सारे मेंबर्स के लेफ्ट पे है, और LS is the set of all lower bounds of S. Okay? तो जितने भी लोअर बाउंड्स हैं वो सब उनके उस कलेक्शन को हम LS कहते हैं। तो ये हमारा अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड का मीनिंग है। और उसके बाद हम ये डिफाइन करते हैं कि S को हम बाउंडेड अबव कब कहेंगे। A subset S of R is said to be bounded above if there exists a real number u such that x is less than or equal to u for all x belonging to S. Okay? तो अगर कम से कम एक अपर बाउंड होगा तब S को हम बाउंडेड अबव कहेंगे। That is, the set of upper bounds is not empty. कम से कम एक अपर बाउंड होगा। इसी तरह से हम S को बाउंडेड बिलो का डेफिनेशन भी ऐसे ही है। Similarly, S is bounded below if LS is non-empty. अगर कम से कम एक लोअर बाउंड होगा तो हम कहते हैं कि S बाउंडेड बिलो है। अगर अपर बाउंड और लोअर बाउंड दोनों हैं तब हम कहते हैं कि S बाउंडेड है। That S is bounded if and only if it is bounded above and बाउंडेड बिलो। दोनों तरफ से बाउंडेड होगा तब हम उसको बाउंडेड कहेंगे। एक हमने फर्स्ट ईयर में ही रिजल्ट किया था मॉड्यूलस को लेके। S is bounded if and only if there is a k greater than 0 such that mod x is less than or equal to k for all x belonging to S. mod x है x और माइनस x का मैक्सिमम। ओके, इट्स x if x is नॉन नेगेटिव एंड माइनस x if x is नेगेटिव। तो ये mod x अगर लेस देन इक्वल टू k है तब ये जो x है वो माइनस k और k के बीच में होगा, तो माइनस k एक लोअर बाउंड हो जाएगा और k एक अपर बाउंड हो जाएगा। तो ये दोनों इक्विवेलेंट हैं। या तो आपको एक अपर और लोअर बाउंड दोनों होंगे, या आपका ऐसा k होगा जो मॉड्यूलस ऑफ x से ग्रेटर देन इक्वल टू है। ओके, तो ये हम ऑल्टरनेटिवली कभी ये डेफिनेशन बाउंडेड का यूज कर सकते हैं, कभी ये बाउंडेड बिलो एंड बाउंडेड अबव, where you have L less than or equal to x less than or equal to u for all x belonging to S. Okay, so I have to go through this quickly, नहीं तो फिर आपका हम लोग रीमान पे पहुंचेंगे ही नहीं। ऑलराइट, तो ये बाउंडेडनेस का मीनिंग है। फिर हम सुप्रमम और इन्फर्मम का मीनिंग बता देते हैं। डेफिनेशन,
a real number u is said to be the supremum और इसका एक और नाम है or least upper bound of S. Supremum of S or least upper bound of S. If number one, it is an upper bound, so it should first of all be an upper bound, and second, it should be less than or equal to all upper bounds. That is, if V is any upper bound of S, then U should be less than or equal to V. तो जितने भी अपर बाउंड्स हैं, सपोज दीज आर मेंबर्स ऑफ एस, और ये सारे अपर बाउंड्स हैं, कोई अपर बाउंड होगा तो उससे बड़ा रियल नंबर भी अपर बाउंड होगा. तो ये जो अपर बाउंड्स का सेट है, इसका सबसे छोटा एलिमेंट जो है वो लीस्ट अपर बाउंड है, बाकी सारे अपर बाउंड से लेस देन और इक्वल टू है. तो लीस्ट अपर बाउंड जो नाम है उससे हमें ज्यादा पता चलता है रादर देन जस्ट सुप्रीमम, है ना. तो सुप्रीमम मीन्स लीस्ट अपर बाउंड. सो हम U को लीस्ट अपर बाउंड तब कहेंगे जब ये होगा. तो कब ये लीस्ट अपर बाउंड नहीं होगा? ओके, अगर ये नहीं ट्रू है या ये नहीं ट्रू है, यानी या तो वो अपर बाउंड ही नहीं है या अपर बाउंड है लेकिन वो किसी और अपर बाउंड से, सॉरी, उससे छोटा एक और अपर बाउंड है, तब वो लीस्ट अपर बाउंड नहीं होगा. तो दैट इज हाउ यू कैन negate it, prove that U is not the supremum of S. बार बार हम कोई डेफिनेशन करते हैं तो उसके निगेशन को भी हमें समझना चाहिए, तभी हम उसको ठीक से समझ पाएंगे. Alright, so this is the meaning of supremum, and similarly we have infimum. L belonging to R is said to be, now I'm using the word the because हम फर्स्ट डे के कोर्स में प्रूव करते हैं कि अगर ये सुप्रीमम एग्जिस्ट करता है तो ये यूनिक होगा. ये मिस्टर प्रदीप नारायण अपने कोर्स में कराएंगे, तो मैं भी उसको नहीं प्रूव करूंगी. इज सेड टू बी द infimum or greatest lower bound of S if number one, it is a lower bound, L is less than or equal to X for all X belong to S, and number two, it should be greater than all other lower bounds. So that is, if M is any lower bound of S, then L has to be greater than or equal to M. तो जितने भी लोअर बाउंड्स अगर हैं सेट के, उनमें से सबसे बड़ा वाला जो होगा वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड या इन्फर्मम होगा. तो ये इन्फर्मम है और ये सुप्रीमम है. ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड या लीस्ट अपर बाउंड, ये सुप्रीमम और इन्फर्मम का मीनिंग है. ओके, उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो मैं लिस्ट करती हूँ, और स्टेटमेंट्स के रिजल्ट्स हैं जो मुझे ये कोर्स शुरू करते ही मुझे इस्तेमाल करना शुरू पड़ेगा. ऑलराइट, उनके प्रूफ्स आप एनालिसिस पेपर में करेंगे जो अब मिस्टर प्रदीप नारायण पढ़ाएंगे. कोई चीज अगर नहीं समझ आई तो अभी पूछ लेना, लेकिन ये मत कहना कि मुझे कुछ भी नहीं समझ आया, क्योंकि फिर वो रीमान इंटीग्रेशन एडवांस कोर्स है, तो ये चीजें इसके लिए प्री रिक्विजिट्स हैं जो मैं कर रही हूँ. ठीक है, तो सबसे पहले there is a result which is, it's an axiom, it's called the completeness property of R. ये R की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो हम ब्रीफली CPR कहते हैं इसको. Completeness property of R says that every non-empty subset of R that is bounded above has a supremum. Okay? इसको इस तरह से भी हम लिख सकते हैं कि अगर S R का सबसेट है, S नॉन एम्प्टी है, और अगर
upper bounds कम से कम एक है, तो the set of upper bounds is also non-empty, then S has a supremum. Okay, US has a least element. लीस्ट एलिमेंट वो होता है जो उसका लोअर बाउंड भी है और मेंबर भी है. okay? वो लीस्ट एलिमेंट है इसका सुप्रमम, लीस्ट अपर बाउंड. ओके, तो हम इसी स्टेटमेंट को ऐसे भी रीड कर सकते हैं मैथमेटिकली. ये कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी की स्टेटमेंट है. इसका कॉरोलरी डिड्यूस कर सकते हैं हम, जो इन्फर्मम के लिए है, कि हर नॉन एम्प्टी सबसेट जो बाउंडेड बिलो है, that is bounded below, has an infimum. तो अब हमारे लिए ये दोनों ही कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी को कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, हालांकि ये इससे ये डिड्यूस हो जाता है. तो अब ये दोनों हमारे पास हैं. तो इसके साथ हम आगे अगर बढ़ेंगे तो हम कई चीजें प्रूव कर सकते हैं. मैं इसको क्लीन कर दूं. हाँ कुका. Nandita, हाँ, I was just wondering, can you hear me? yeah, I can hear you. So we don't have to say it has a supremum in R. No, that's understood. Okay. Yeah, when you say supremum, it means supremum in R. If it is in Q, then we, in some subset of R, then we have to mention in Q. तो वो in Q, I mean that Q is not complete. But for R, we don't have to mention it. One corollary of CPR is that the set of natural numbers is not bounded above. Okay, result. This result is called the Archimedean property of R. Or APR, I call it. So that says that the set of natural numbers, right now you just take it as 1, 2, 3, 4, dot, dot, dot. There will be a formal definition, Mr. Pradeep Narayan will tell you. Okay, the set of natural numbers which I denote by n is not bounded above. Okay, and the proof is basically, of course it will be done for you later, that suppose n is bounded above, then by CPR n has a supremum, say u. Okay, so all members of the set of natural numbers are less than or equal to u. N is less than or equal to u for all natural numbers n, by the meaning of upper bound. Okay, but if n is natural, then so is n plus 1. It's a fundamental property of n that n being in n implies n plus 1 is also in n. So therefore n plus 1 is also less than or equal to u for all n in n. Okay, and therefore n is less than or equal to u. Yep, add minus 1 to both sides. So n is less than or equal to u minus 1 for all n belong to n, and therefore u minus 1 is also an upper bound of n. Okay, but that's a contradiction because u is the least upper bound. This is a contradiction because u is the least upper bound of n. So n का कोई least upper bound नहीं हो सकता, क्योंकि अगर कभी भी u n का upper bound है तो u minus 1 भी upper bound है, फिर u minus 2 भी upper bound है. इस तरह से हम कोई भी upper bound है तो उसका minus 1 भी upper bound हो जाएगा, क्योंकि कभी कोई natural number n है तो n plus 1 भी natural है. तो ये इसका brief proof है, हालांकि मुझे ये proof वगैरह सब कुछ कराया जाएगा analysis paper में, फिर भी आपको बता दूं. तो हम इसको यूज कर सकते हैं आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ऑफ आर. पूरा एनालिसिस का जो कॉस्ट है एनालिसिस 1 का, ये इस प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है एपीआर पे, राइट. एंड दैट
follows from CPR, that is the completeness property of R. फिर आपके जो रिजल्ट्स आप सुप्रीमम और इन्फर्मम के बारे में यूज करेंगे, ओके तो इसके बाद मैं कुछ एग्जांपल्स भी लिख देती हूँ. One, R is neither bounded above nor bounded below. ये सब आप अपने आप देख सकते हैं. R का ना तो अपर बाउंड है ना लोअर बाउंड है. The empty set is bounded above and bounded below. ये why you will figure out later from your analysis course, right? Every finite non-empty set has a minimum and max and is hence bounded below and bounded above. Okay? उसका लीस्ट एलिमेंट होगा और ग्रेटेस्ट एलिमेंट होगा, तो वो लोअर बाउंड और अपर बाउंड हो जाएंगे. तो फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट हमेशा बाउंडेड होता है. फिर n z q are not bounded. These two are neither bounded below nor above. ये these two. Z है set of all integers, यानी 0 plus minus 1 plus minus 2 plus minus 3 all of those. ये अगर सबसेट है, ये बाउंडेड अबव नहीं है, तो ये दोनों बाउंडेड अबव भी नहीं है. n is bounded below by 1. 1 is its least element. But these two are not bounded below. Okay, so these are all things we'll be doing in the other paper. ये सब bounded नहीं है. Number 5. ये open interval AB is bounded. This is the set of real numbers lying between A and B. And the supremum of this is equal to B. The infimum of this is equal to A. इसका least upper bound B है और greatest lower bound A है. और इस तरह से सारे जो similarly अगर आप closed interval लेंगे या semi open interval लेंगे, ये सब ये property satisfy करते हैं. ये सारे के सारे ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं. ठीक है, तो ये इंटरवल्स कवर हो जाते हैं यहाँ पे. और लास्ट में जो एग्जांपल मैं लिखूंगी, नंबर 6 ऊपर लिख देती हूँ. नंबर 6, इफ आई टेक द सेट 1 by n, it's bounded above and below. Infimum of s is equal to 0 and supremum of s is equal to 1. कि 0 इसका मेंबर नहीं है, लेकिन इसका infimum है. इसी तरह से आपके और भी सेट्स हैं. n upon n plus 1 is also bounded. Infimum, इसका infimum is half and supremum is 1, and so on. For the time being, this is good enough. ओके, ये वाला जो है ना, ये 1 by n जो ऊपर लिखा है, ये हाफ, यू पुट n equal to 1, you start with, well, for n equal to 1 you will have 1, then for n equal to 2 you have half, so 1 half 1/3 1/4 dot dot dot. ये 0 के बहुत करीब आ रहा है. और ये वाला जो है ये हाफ से शुरू होगा, फिर 2/3 3/4 4/5, ये 1 के बहुत करीब आ रहा है. ठीक है, तो ये दो सेट्स भी हैं, इनको हम लोग कंसिडर करते हैं. अब इसको छोड़ देते हैं और हम और जो रिजल्ट्स हैं सुप्रीमम और इन्फिमम के बारे में, वो मैं लिस्ट करती हूँ जो मुझे अपने रीमान के कोर्स में इस्तेमाल करने हैं. Result 1. Well, let me just write them as number them. तो इसमें से
तीन रिजल्ट्स है ऑर्डर प्रिजर्वेशन के बारे में. सबसे पहले, इफ S is a subset of T where S and T are non-empty and bounded. इसका मतलब है इन दोनों के सुपरइंफ दोनों है. ओके, तो अगर S T का सबसेट है, then number one, सुप्रीमम ऑफ S is less than or equal to सुप्रीमम ऑफ T. यानी इसका सुप्रीमम जो है ये इसके सुप्रीमम से छोटा है, और इन्फर्मम ऑफ S is greater than equal to इन्फर्मम ऑफ T. तो सुप्रीमम इसका सेट इंक्लूजन का ऑर्डर प्रिजर्व करता है और इन्फर्मम इस इंक्लूजन को रिवर्स करता है. इसका प्रूफ आप लोग मिस्टर प्रदीप नारायण के साथ करेंगे. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो इमीडिएटली मैं रीमान इंटीग्रेशन में इस्तेमाल करने जा रही हूँ. ओके, नंबर 2, अगर दो सेट्स हैं और जैसे कल मैंने बताया था इंडेक्स सेट के बारे में, सपोज दे हैव द सेम इंडेक्स सेट, लेट S be say X alpha and T be Y alpha. Okay, so it could be the index set could be 1 2 3. So then this will be x1 x2 x3 and this will be y1 y2 y3. Index set can be 1 2 3 for dot 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 यानी natural numbers. So this will be x1 x2 x3 dot 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 y1 y2 y3 dot dot dot. या index set कुछ बिल्कुल अनजान सेट भी हो सकता है, जैसे स्टार्स हैं या ग्रास है, कुछ है. तो हर इंडेक्स के लिए एक मेंबर है सेट का, ये एलिमेंट है सेट का. तो ये दोनों का एक काइंड ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस है, तो दोनों का इंडेक्स सेट सेम है. अगर इसका हर मेंबर इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मेंबर से छोटा है, तो अगर इन दोनों के बीच में ये ऑर्डर रिलेशनशिप है, ओके, देन द सुप्रीमम ऑफ S is less than or equal to supremum of T, और इस infimum of S is also less than or equal to infimum of T. ओके, ये वाला जो रिजल्ट है नंबर 2, इसको मैं काइंड ऑफ फुटबॉल टीम की तरह मैं सोचती हूँ कि अगर दो कॉलेजेस हैं, उनकी फुटबॉल टीम है और हर टीम का मेंबर हमारा, जैसे ये दूसरे कॉलेज की टीम का मेंबर है, इससे ये वाला जो दूसरी कॉलेज की टीम का है वो उसे घेरता है, उसके सामने आता है या उससे बड़ा है किसी तरह से, है ना. तो इनका जो सबसे बड़ा वो इसके सबसे बड़े से छोटा होगा, इनका सबसे छोटा है वो भी इनके सबसे छोटे से छोटा होगा, राइट. तो एक कॉरेस्पॉन्डेंस है दोनों के टीम मेंबर्स में. तो सुप्रीमम S इज लेस देन इक्वल टू सुप्रीमम T, इन्फर्मम S इज लेस देन इक्वल टू इन्फर्मम T. ये रिजल्ट हम लोग यूज करेंगे. इसके बाद एक ऑर्डर का रिजल्ट है जो हम और भी ज्यादा यूज करते हैं, नंबर 3. मैं इसको मिटा रही हूं. नंबर 3, इसमें ऐसा है कि एक जैसे हमारा जो स्कूल का रिजल्ट है उसके बेसिस पे हमें कहीं एडमिशन मिलता है. अगर कोई कॉलेज बहुत ज्यादा डिमांड में है, ठीक, तो जहां पे उसका कट ऑफ या जो लास्ट एडमिशन होता है उसके बाद जो एडमिशन दूसरे कॉलेज में होता है जो इतना सॉर्ट आफ्टर नहीं है, वो वहां से शुरू होता है. यानी कि जो कॉलेज ए है कॉलेज बी है, अगर कॉलेज ए ज्यादा डिमांड में है, हाँ बहुत हाई रैंकिंग है उसकी, उसमें सब लोग वहां जाना चाहते हैं, कॉलेज बी की कम डिमांड है, तो कॉलेज बी के हर स्टूडेंट का जो रिजल्ट है 12वीं का वो कॉलेज ए के हर स्टूडेंट के रिजल्ट से कम है. ओके, तो इट्स अ डिफरेंट सिचुएशन वेयर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच मे नॉट बी द सेम. यानी कि कोई कॉरेस्पॉन्डेंस दोनों में नहीं है. लेट S be the set of all X alphas and T be the set of all Y betas. इसका इंडेक्स सेट जरूरी नहीं है कि सेम है, सेम भी हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं है कि सेम है. ठीक है. हाँ, ये दूसरा इंडेक्स सेट ले लेते हैं. यहाँ पे ये लैम्डा, कैपिटल लैम्डा डैश कर देते हैं. तो दिस कुड बी x1 x2 x3 एंड दिस कुड बी y1 y2 y3 y4 y5. मतलब इंडेक्स सेट सेम नहीं है. एक कॉलेज में 1000 स्टूडेंट्स हैं, दूसरे कॉलेज में हो सकता है 5000 स्टूडेंट हो. ओके,
दोनों में 1000 भी है तो कोई बात नहीं. हमारा इसमें कंडीशन क्या है कि सच दैट this x alpha is less than or equal to y beta for all alpha belonging to the first index set and beta belonging to the second index set. ये for all का सिंबल है. तो अगर जैसे कि ये सॉर्ट आफ्टर कॉलेज है तो इस कॉलेज के हर स्टूडेंट का रिजल्ट जो है वो इस कॉलेज के हर स्टूडेंट के रिजल्ट से कम है 12वीं का. और यहाँ पे जहाँ पे अगर एडमिशन आपको नहीं मिली तब आप दूसरे में गए. आप प्रेफरेंसेस देते हैं ना, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप आ रहे हैं, आप कॉलेज की प्रेफरेंस देते हैं. ये हायर रैंक के प्रेफरेंस में सबके ऑल स्टूडेंट्स प्रेफर दिस. तो जो लास्ट होता है उसके बाद यहाँ पे शुरू होता है. तो ये अल्फा बीटा सेम नहीं है, बट कॉरेस्पॉन्डेंस वाला इसमें मामला नहीं है, फुटबॉल टीम वाला नहीं है. इट इज जस्ट every member of this is less than or equal to every member of that. Okay, then and let them be bounded. Let these two be bounded and non-empty. Then number one नहीं, एक ही रिजल्ट है. सुप्रीमम ऑफ S is less than or equal to infimum of T. इसके सबसे बड़ा जो है वो इसके सबसे छोटे से कम है. The best here is less than equal to the worst here, the lowest here. Okay, this is the result. ये हमको बहुत immediately यूज करना पड़ेगा. Alright. इस रिजल्ट को इस तरह से भी लोग स्टेट करते हैं कि इंडेक्स को लिखे बगैर that if x is less than, इसको इस तरह से भी लिखा जाता है, if x is less than or equal to y for all x in S and y in T, then sup S is less than or equal to inf T. This is an alternative way of stating this result. मैं अल्फा बीटा करके लिखती हूँ ताकि मैं इसको दिखाऊं आपको कि ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं है, ये हर मेंबर को कवर कर रहे हैं, इसके हर मेंबर को, इसके हर मेंबर को. जनरली आप इस फॉर्म में इसको रिजल्ट को देखेंगे. बात एक ही है, फॉर ऑल एक्स इन एस एंड फॉर ऑल वाई इन टी. तो ये पहले तीन जो हैं ये हमारे ऑर्डर प्रिजर्वेशन के बारे में है. एक सेट इंक्लूजन के साथ सुप्रीमम प्रिजर्व्स ऑर्डर, इनफर्मम रिवर्सेस ऑर्डर. बाकी फिर एक्चुअल ऑर्डर रिलेशनशिप में रिजल्ट 2 एंड रिजल्ट 3 है. नाउ आई गो ऑन टू रिजल्ट 4. मे आई क्लीन दिस? I think it was too much for Anand, वो चला गया. Okay. 4 is characterization of supremum. Okay, that is for A we can say. U is equal to supremum of S if and only if, first of all, U is an upper bound of S, and 2, for every epsilon greater than 0, there exists a member X of S such that X is greater than U minus epsilon. X is greater than U minus epsilon. This is just another way of saying कि ये least upper bound है, क्योंकि अगर हम कोई U लेते हैं तो U माइनस एप्सिलॉन U से कम है तो वो अपर बाउंड नहीं हो सकता है इसका, वो कम से कम एक मेंबर S का इससे बड़ा होगा. इसको हम कैरेक्टराइजेशन ऑफ सुप्रीमम कहते हैं. इसी तरह से एक फॉर B होगा कैरेक्टराइजेशन ऑफ इनफर्मम. यानी कैरेक्टराइजेशन का मतलब है necessary and sufficient condition for L will be infimum of S if and only if number 1, all members of S are greater than equal to S, and number 2, for every epsilon greater than 0, there is an X in S such that X is less than L plus epsilon. Okay, L अगर greatest lower bound है तो L से बड़ा कोई भी मेंबर लोअर बाउंड नहीं हो सकता, तो कोई ना कोई मेंबर एस का इसके लेफ्ट पे आ जाएगा. So this is characterization of infimum. All this is going to be proved in the other paper. Okay, now we'll go on to number 5.
May I clean this? If S and T are bounded and non-empty so that their supremum and infimum exists, then the supremum of S plus T is equal to supremum of S plus supremum of T. Where what is the set S plus T defined as? The set of all real numbers of the type x plus y, where x is any member of S and y is any member of T. Okay? This is S plus T. तो अगर S x1, x2, x3 है और T y1, y2, y3 है, तो S plus T में xi plus yj आएगा, यानी कि आप सिर्फ x1 plus y1, x2 plus y2, x3 plus y3 लेंगे तो वो गलत होगा. वो उसका एक सिर्फ सबसेट है, डायगोनल सेट है. आप x1 plus y1, x1 plus y2, x1 plus y3 लेंगे, फिर x2 plus y1, x2 plus y2, x2 plus y3 लेंगे. आपके इस तरह से 9 कॉम्बिनेशंस आ जाएंगे. अगर ये x अल्फा का कलेक्शन है, ये y बीटा का कलेक्शन है, तो ये कलेक्शन है x अल्फा प्लस y बीटा. S के हर मेंबर से आपको y के हर t के हर मेंबर को जोड़ना है, और वो जो रिजल्ट आते हैं आपके जितने भी सम्स हैं वो सारे, उनका कलेक्शन S प्लस टी कहलाता है. ओके, तो ये S प्लस टी इज इक्वल टू दिस. देन सुप S प्लस टी इज इक्वल टू सुप S प्लस सुप टी, एंड inf S plus T is inf S plus inf T. ये दोनों रिजल्ट्स आप दूसरे पेपर में प्रूव करेंगे. इसी तरह से if S is bounded and non-empty and K is a fixed real number, then sup of KS is K supremum S if K is greater than or equal to 0, but if K is negative, it becomes K inf S. If K is negative, then sup KS is K times inf S. In particular, if you take K equal to -1, supremum of minus S is minus infimum S. Okay, so we are not looking at proofs of any of these. All of this is going to be done in great detail in the analysis paper, but I'm going to need this immediately. And similarly, infimum of Ks, you can write it yourself. It remains K inf S if K is non-negative, and it changes to K sup S if K is negative. Inf बन जाता है sup और sup बन जाता है inf अगर K negative है. एक लास्ट रिजल्ट नंबर 7. Number 7. Let S be bounded and non-empty. Let T be the set of all mod x minus y, where x and y are both members of S. यानी कि S के कोई दो members का difference और उनका एब्सोल्यूट वैल्यू, ये है T. देन द सुप्रीमम ऑफ T इज इक्वल टू सुप S माइनस इन्फ S. I'm going to use this also very soon in the Riemann integration paper. Okay. Kamilini, I referred to this as one of the problems in my modulus homework, in which I call this capital M and this small m. So I call this the m minus m result. Sup T is m minus m. Actually, this is a consequence of the earlier one. क्योंकि आपने देखा ना कि हमने sup ks किया है, sup S plus T किया है. तो sup of S minus T in general, sup of S minus T is sup S minus inf T. तो sup of S minus S, जहाँ पे आप x minus y का कलेक्शन ले रहे हैं, that is sup of S minus S, that is sup S minus inf S. और उनका अगर आप मॉड्यूलस लेंगे तो सुप्रीमम रिमेन द सेम, बिकॉज वो बाकी जो नेगेटिव नंबर्स है वो सुप्रीमम को कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे.
ओके एनीवे, तो फॉरगेट अबाउट द प्रूफ, लेकिन ये रिजल्ट हम यूज कर सकते हैं कि जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है वैल्यूज में, उस कलेक्शन का जो सुप्रीमम है, द बिगेस्ट एब्सोल्यूट वैल्यू डिफरेंस इज द बिगेस्ट वैल्यू दैट इज m माइनस द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट इज स्मॉल m. और बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट का मतलब हम सुप्रीमम और इन्फर्म करके ले रहे हैं, नॉट द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट एलिमेंट. राइट, सो दिस रिजल्ट इज द लास्ट वन दैट आई वांटेड टू मेंशन एज फार एज द कलेक्शन ऑफ सुप्रीमम एंड इन्फर्मम इज रिजल्ट्स इज कंसर्न. इसके बाद हमारा रिव्यू यूनिट जो है दूसरा वाला, आप लोगों को इस पेपर के लिए कौन सा चाहिए होगा, इसको मैं मिटा दूं. अब मैं दूसरे रिव्यू यूनिट पे आती हूँ, रिव्यू यूनिट नंबर 2. This is from your analysis 2 paper, okay, which we are going to teach you in the next semester, because Delhi University में वो second semester में आता है, जिसमें limit continuity differentiability कराया जाएगा आपको. okay, तो limit continuity differentiability कई यूनिवर्सिटीज में इसको कैलकुलस पेपर कहते हैं, हमारी यूनिवर्सिटी में भी इसको कैलकुलस कहते हैं. एक्चुअली वी कॉल इट एनालिसिस 2. ओके, सो इसमें ऑफ कोर्स यू नीड द डेफिनेशन ऑफ लिमिट, ऑफ कोर्स definitions of limit of a function as x tends to a point from the left and right. Okay, limit. And other kinds of limits also, that is if the limit is a real number or if the limit is infinity or minus infinity वगैरह वगैरह, वो सारी properties इसके. And algebra of limits, limit of f plus g is limit f plus limit g, limit of f g is limit f limit g. तो sum, product, scalar multiple and quotient, ये सारे रिजल्ट्स आते हैं अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स में, है ना. वो आप लोगों को देखना पड़ेगा. नाउ यू कैन लुक इट अप फ्रॉम द कोर्स दैट यू हैव डन अर्लियर. राइट, सो अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स. उसके बाद आ जाएगा कंटिन्यूटी, डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी. तो डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज बेसिकली, व्हाट इज द डेफिनेशन? इफ f is defined in a neighborhood of a point A, we say that f is continuous at A if and only if the limit of fx as x tends to a exists and is equal to fa. तो जब वो लिमिट fa है तब हम उसको कहते हैं कि ये कंटिन्यूस है ये फंक्शन. ओके, बेसिकली लिमिट फ्रॉम द लेफ्ट भी है, लिमिट फ्रॉम द राइट भी है, दोनों बराबर हैं, और फंक्शन वैल्यू fa है, so that function value is equal to the limit from the left and the limit from the right. And if you take the epsilon delta definition of this, then it becomes, that is, for every epsilon greater than 0, there exists a delta greater than 0, such that mod x minus a less than delta implies mod fx minus fa is less than epsilon. That is the meaning of continuity. That's the meaning of limit of fx as x tends to a is fa. Let me just draw the picture for you. I don't know if you remember your definition of limit. That's also similar to this. Basically, for every epsilon greater than 0, there's a delta greater than 0, such that for all x satisfying this condition, except x equal to a, which you can leave out, but other than x equal to a, for all x's in this delta interval a minus delta a plus delta, mod fx minus L must be less than epsilon. Well, this is just like convergence, except, Kamalini has been doing convergence with me, except that
instead of taking ultimately for all n greater than equal to n naught, you take locally, that is for all x's in a delta interval around A, fx lies in an epsilon interval around L. Let me draw the picture for you also, because this will not be done this year, it will be done in the next semester if you are still with us. इसका मीनिंग ये होता है, अगर हम पिक्चर बनाएं, आपका फंक्शन जो है वो किसी नेबरहुड में डिफाइंड होगा. टेक इट टू बी एन इंटरवल कंटेनिंग है. सपोज द फंक्शन इज डिफाइंड ऑन एन इंटरवल कंटेनिंग है, ये आई है, open interval, this is an interior point. The function may or may not be defined at A, that's one thing. So it's defined in the neighborhood of A except at A. Then when do we say that the limit of the function at this point exists and is the real number L? ये limits और f की value सिर्फ y axis पे हम लोग देखते हैं, और जो domain है वो x axis, the domain interval is drawn on the x axis. Okay, so what we mean by this statement is that we can bring fx arbitrarily close to L. We can bring fx arbitrarily close to L. That is, if you take any interval L minus epsilon, L plus epsilon around L, right? Then we can bring fx within this interval, the function value, provided x is close enough to A. That is, there exists a delta interval around A, small enough, so that for all the x's in this, except x equal to A, for all the x's in this, the corresponding fx lies in this, within these two parallel lines. This graph lies within these two parallel lines, L minus epsilon, L plus epsilon. Fx lies between L minus epsilon, L plus epsilon. This is the meaning of limit of the function f at A is L. That for values of x close to A, the values of fx are close to L. Okay? तो उसको और मैथमेटिकली कैसे कि fx can be brought arbitrarily close to L provided x is sufficiently close to A. And वो इकोनॉमिक्स वाले ऐसे बोलेंगे और हम मैथ्स वाले ऐसे बोलेंगे, राइट? वी यूज इंटरवल्स और वी यूज क्वांटिफायर्स. हम ऐसे सिर्फ आर्बिट्ररी और सफिशिएंट से हमारा काम नहीं बनता है. तो ये लिमिट, कंटिन्यूटी, differentiability, ये सब local concepts हैं. This describes the behavior of a function in a neighborhood of the point, near this point. कि near the point ये function इस तरह से behave कर रहा है. पूरे interval में कैसे behave कर रहा है हमें नहीं मालूम, लेकिन इसके पास कैसे behave कर रहा है वो हमें पता चलेगा कि limit है कि नहीं. अगर limit है भी तो A पे इसका function value है कि नहीं we don't know. तो एक छोटा सा gap हो सकता है यहाँ पे, लेकिन उसके आसपास के जो पॉइंट्स है वो सब उनकी वैल्यूज इसके बहुत करीब होंगी, एल के करीब. ये एल है, राइट? ओके, सो बट यू कांट जस्ट ड्रॉ इट विदाउट लिफ्टिंग अप योर पेन. यू मे हैव टू फॉर अ सेकंड लिफ्ट अप योर पेन. सो इट्स नॉट कंटिन्यूअस, इट इज जस्ट दैट द लिमिट एग्जिस्ट. अगर ये गैप बंद हो जाती है, अगर ये लिमिट एल एफ ए है, जैसे हमने कंटिन्यूटी में L की जगह FA लिखा है, तो ये गैप बंद हो जाती है, तब हम कहते हैं ये फंक्शन कंटिन्यूअस है. अब मैं अगले रीमान की क्लास में आपको ये कंटिन्यूटी के हम कौन से रिजल्ट्स यूज करने जा रहे हैं अपने रीमान के पेपर में वो बताऊंगी मैं. आप लोगों को वो सारा कुछ अपने आप रिवाइज करना पड़ेगा. कभी ना कभी आपने पढ़ा होगा, तो आप बाटलर एंड शर्बर्ट से देख लीजिए, कोई भी रेकमेंडेड बुक है उसमें से इसको थोड़ा सा ब्रश अप कर लीजिए, सो दैट यू अंडरस्टैंड माई रीमान इंटीग्रेशन पेपर बेटर. ओके, so we'll stop the Riemann class now and start the group theory class, because that's the next one. Okay, so is that all right? Is it all right for the two of you? I can see that Anand must have been over his head in it because usko to basics bhi nahi malum, so he is left